लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस करे थे पेपर लीक सीरीज के, और आज ही क्लास में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ये जो पेपर लीक की सीरीज है उसके एपिसोड 2 पे पहुंच चुके हैं। और ये जो सीरीज है ये रुकने नहीं वाली है जब तक आपका सपोर्ट नहीं रुकेगा। तो इस सीरीज में ही हम आज पहुंच चुके हैं एपिसोड 2 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो सीरीज है ना ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इस सीरीज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। इसके साथ सिर्फ ऐसा नहीं किया है मैंने जैसा कि सब करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे और आपको पता ही नहीं है कि आंसर लिखना कैसे है ताकि हमें सही मार्क्स मिल सके। मैंने यहाँ पे प्रॉपर आंसर्स भी पॉइंट्स में ऐड करे हैं, और ये आंसर्स जो है बिल्कुल प्रॉपर सीबीएसई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखे गए हैं, जिससे आपको इस तरीके से आंसर लिखने पे जो फुल मार्क्स हैं वो आप इसमें स्कोर कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप बिल्कुल भी इसको स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस करे थे, आज की क्लास में हम 6 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं, और उसके बाद ये सीरीज जो है वो आगे बढ़ती रहेगी जब तक सारे के सारे मैं आपको पेपर लीक्ड वाले जो क्वेश्चंस है वो करा नहीं देती। ये जो सीरीज चल रही है अभी ये 6 मार्कर्स के लिए चल रही है, जिनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स में हम पीछे रह जाते हैं और हमारे मार्क्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिडक्ट होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी टू रिड्यूस कम्युनल वायलेंस दैट इरप्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इन 1947। कि महात्मा गांधी का रोल क्या था, वेयर ही वॉज जिस टाइम पीरियड में पार्टीशन होता है 1947 के दौरान, तो उन्होंने क्या किया इस कम्युनल वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इनके रोल के बारे में जो बात है वो करी जा रही है। आगे देखते हैं। रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी टू रिड्यूस कम्युनल वायलेंस। तो इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। जो भी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस हो रहे थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया भाई, कहाँ थे वो एग्जैक्टली उन्होंने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ द राइट्स एंड वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो राइट्स चल रहे थे इसकी वजह से उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गांधी इज प्रिंसिपल ऑफ सत्य एंड अहिंसा। जो उनका प्रिंसिपल है कि भाई हमें सत्य के रास्ते पे चलना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, ये उनको फेल होता हुआ दिख रहा था। टू बाइंड द पीपल इन ट्रबल टाइम्स, सो हिज प्रेजेंस इन कैलकाटा ग्रेटली इंप्रूव द सिचुएशन। जिस टाइम पीरियड में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है वो चले जाते हैं कैलकाटा और वहाँ पे वो सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पे उनकी प्रेजेंस में शायद जो चीज़ें हैं उनको ठीक किया जा सके, जिसका रिजल्ट ये रहता है एज अ रिजल्ट इंडिपेंडेंस डे इन कैलकाटा वॉज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी। इसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो बहुत आराम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाते हैं, बहुत साथ में रहकर। एज द कम्युनल हार्मनी वॉज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि ये जो कम्युनल हार्मनी थी ये पूरी शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए थी। फिर जो राइट्स थे वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में शुरू हो गए थे। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी हैड टू रिजॉर्ट टू अ फास्ट टू ब्रिंग पीस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फास्ट जो था वो चालू कर दिया। फास्टिंग पे ये बैठ गए कि भाई जब तक शांति स्टैब्लिश नहीं हो जाती है तब तक ये फास्ट पे ही रहेंगे। सिंस लार्ज स्केल वायलेंस हैज इरप्टेड इन दिल्ली, आपको याद है दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो था उस टाइम पीरियड में स्प्रेड हो रखा था, तो गांधी जी दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दिल्ली की तरफ आते हैं अपना फोकस लेकर, और यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी वो गांधी जी को कहीं ना कहीं, गांधी जी उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इस बात को लेके सैड थे और डिप्रेस थे। सो वंस अगेन ही वेंट ऑन अ फास्ट, फिर से ये फास्ट पे चले गए, विच प्रूव टू बी हिज लास्ट फास्ट। और हालांकि ये इनका लास्ट फास्ट भी रहा जनवरी 1948 में, बट द इफेक्ट वॉज ड्रामेटिक। बट इसका डिफेक्ट इतना ज़्यादा ड्रामेटिक था कि कम्युनल टेंशन, वायलेंस ये बहुत हद तक कम हो गई थी और मुस्लिम्स जो थे वो भी रिटर्न कर पाए अपने होम तक सेफली। ऑल्दो सम पीपल डिड नॉट लाइक गांधी जीज एक्शन, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं। He continued to meet everyone during his prayers meetings, पर फिर भी वो हमेशा सबकी प्रेयर की मीटिंग्स के दौरान उनसे मिलने के लिए हमेशा तैनात रहते थे, हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहते थे। आगे ही कंटिन्यूड विद हिज स्ट्रगल फॉर नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस, और हमेशा उन्होंने ये अपना जो प्रिंसिपल था उसको कंटिन्यू ही रखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स इन असम फ्रॉम 1979 टू 1985। यानी 1979 से लेकर 1985 के बीच में असम में कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स हुए, कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिले जो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट थे। ठीक है, इनको देखते हैं।
रीजंस क्या क्या है, ये जो मूवमेंट्स थे वो क्यों हुए, इसका कारण क्या था, 3 रीजन पूछे हमसे तो हम रीजंस बता देते हैं। सबसे पहला, द असमीज सस्पेक्टेड दैट ह्यूज नंबर ऑफ बंगाली मुस्लिम्स वर अफेक्टिंग देयर कल्चर। इनको पता चलता है कि बहुत सारे जो बंगाली मुस्लिम्स हैं वो इनके यहाँ पे आके रह रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो असम का कल्चर है वो प्रिवेंट नहीं हो पा रहा, वो बच नहीं पा रहा है। तो दे ऑल्सो सस्पेक्टेड द आउटसाइडर्स एंड एनरोचर्स ऑन रिसोर्स लाइक लैंड, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि यही लोग हैं जिसकी वजह से इनकी जॉब्स जा रही हैं, इनका जो लैंड है वो इनके पास से चला जा रहा है, इनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो इनके हाथ से जा रही है। तो उनको लग रहा था कि इन्हीं की वजह से, इनके कारण की वजह से ही हो रहा है, इसीलिए हमें इनके अगेंस्ट एक आउटसाइडर मूवमेंट जो है वो चलाना होगा। The outsiders were being favored by some politicians to get their votes to win election. तो ये जो outsiders थे यहाँ पे इनको कुछ पॉलिटिशियंस का भी फेवर मिलता है। इन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि उनको वोट्स मिल सके, वो जीत सकें किसी भी तरीके से। देयर वर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत गरीबी थी यहाँ पे, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था इन असम डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल सोर्सेज। मतलब नेचुरल सोर्सेज तो थे यहाँ पे, जैसे कोल, टी, ऑयल, ये चीज़ें प्रेजेंट थी, उसके बाद भी गरीबी इतनी ज़्यादा थी इन इमिग्रेंट्स की वजह से जो बंगाल से यहाँ पे आके रह रहे थे। देयर वर अ लॉट ऑफ फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर हो चुके थे, इतने फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर हो चुके थे उस टाइम पीरियड में, और ये सारे के सारे इमिग्रेंट्स ही थे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो असम के लोग थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तुम्हें पता है रीजनल एस्पिरेशंस जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस चीज़ को हमें जस्टिफाई करना है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी कॉमन टू रेज रीजनल डिमांड्स। मतलब डेमोक्रेसी में ये बहुत कॉमन है कि आप क्या करो, आपके कुछ रीजनल डिमांड्स हो, आपके रीजन के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड्स हो। एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इशूज इज नॉट एन एब्रिएशन और एन एबनॉर्मल फिनोमिनन, ठीक है। तो ये जो हार्ड सा वर्ड अगर आपको लग रहा है कि आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यू कैन स्किप दिस वर्ड। आप क्या कर सकते हो, इसके प्लेस में एबनॉर्मल वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीके से वहाँ पे हमें जो रीजनल डिमांड्स हैं वो रेज होती हुई दिखती ही हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशन मतलब अगर रीजनल इशूज़ को एक्सप्रेस किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत एबनॉर्मल है। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपकी कुछ रीजनल डिमांड्स हो सकती हैं और आप उनके लिए डिमांड उठा भी सकते हो, डिमांड रेज भी कर सकते हो। एगिटेशंस टू गेट द डिमांड्स फुलफिल्ड आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब लोग नारे भी लगाएंगे, लोग मांगेंगे भी आपसे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिमांड्स को मतलब पूरा करवाने के लिए ऐसा करना, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है, डेमोक्रेसी का पार्ट है ये। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ड्यूटी किसकी है? सरकार की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अकोमोडेट करे ऐसी डिमांड्स को, सुने और इनको सॉल्व भी करे नेगोशिएशंस के जरिए। A country like India has a lot of diversity and differences. इंडिया जैसी कंट्री में तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। द एक्सपीरियंस ऑफ द डिमांड्स एंड डिफरेंसेस स्पेसिफाइज द एंगर ऑफ द पीपल। और यहाँ की जब डिमांड्स और जो लोगों के अंदर जो उनकी जो डिफरेंसेस है, यही बाद में क्या करते हैं, यही शेप होते 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 एंगर में बदल जाते हैं, गुस्से में बदल जाते हैं लोगों के। तो डेमोक्रेसी जो है ना वो पावर शेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पावर शेयरिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंट रीजन्स में आस्क फॉर अ सेपरेट स्टेट। इसीलिए जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिमांड उठा सकते हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए या सेपरेट ऑटोनॉमी चाहिए। देयरफॉर एफर्ट्स जो हैं वो लगाने चाहिए ताकि इनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जा सके, ठीक है। तो हमने देख लिए यहाँ पे ये जो रीजन्स थे, हालांकि इन्होंने हमसे पूछा है कि कुछ इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए बताओ, तो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट्स में इसको अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुके हूँ, फिर से बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें ज़रूर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे और आप वहाँ पे उस टाइम पीरियड में याद कर रहे होगे कि हाँ मैम ने बोला था कि इन क्वेश्चंस को याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ कि अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप अभी भी इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लर्न कर लोगे ना तो आपके 6 मार्क के क्वेश्चन में तो कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है। अब बहुत अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। अभी भी आपका ये जो टारगेट है ना 90+ वाला, तो वो 90+ वाला टारगेट अभी भी वो आगे बढ़ेगा, वो चलता रहेगा, बट आपको भी उसके लिए एफर्ट करने। आपका एफर्ट क्या है? मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस वो ला कर दे रही हूँ, उनके साथ आंसर्स भी ला कर दे रही हूँ जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपका काम क्या है? आपको जस्ट ये क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं, आपको जस्ट इनको अच्छी तरीके से याद करना है, बार बार रिवाइज करना है और फिर आपका रिजल्ट पे जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो आप चेक करना, ठीक है। चलो अब बाद में इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, फटाफट से हमने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। एनालाइज एनी 3 एडवर्स इफेक्ट्स। 3 एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बताना है
ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गोर्बाचेव। गोर्बाचेव याद है आपको, सोवियत यूनियन में आए थे और 1985 में वो आते हैं यहाँ पे कि हम कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेकर आएंगे सोवियत यूनियन में। हालांकि होता क्या है, इसके जो इफेक्ट्स थे वो बहुत एडवर्स देखने को मिलते हैं, बड़े ही खराब इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या क्या इफेक्ट रहे इसके एक बार। क्या एडवर्स इफेक्ट्स रहे ऑफ द रिफॉर्म्स। पीपल जो थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। ये लोग अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करने लग गए। कौन से लोग? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग, एंड सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट ही ये लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। द कम्युनिस्ट रिजीम्स इन द सोवियत सिस्टम कोलैप्स्ड। यहाँ पे जो कम्युनिस्ट रिजीम थी वो एक के बाद एक कोलैप्स करती हुई चली जा रही थी ड्यू टू नॉन इंटरफेरेंस बाय द सोवियत रिजीम। क्योंकि ये जो सोवियत रिजीम थी वो सोच रही थी कि हमें लोगों को ना थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए। गोर्बाचेव वाज लाइक, उनको तो बहुत ज़्यादा था कि हमें वेस्ट की तरह यहाँ पे करना चाहिए और लोगों को लिबर्टी देनी चाहिए, लोगों को आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो बाकी जितनी भी यहाँ पे रिपब्लिक्स थी तो वो भी यहाँ पे क्या कर रही थी, वो कोलैप्स करती हुई चली जा रही थी, वो सोवियत यूनियन से बाहर निकलती हुई चली जा रही थी, क्योंकि उनको अभी यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है ना। तो क्राइसिस जो था वो यूएसएसआर के अंदर ये डीपेंड होते हुए चला जा रहा था, बढ़ते हुए चला जा रहा था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि कौन से ईयर में जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हुआ। दीज रिफॉर्म्स वर अपोज्ड इवन बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। और इवन ये जो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए, 2 रिफॉर्म्स लेकर आए थे गोर्बाचेव, उन 2 रिफॉर्म्स के नेम में आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, इतना तो आपको करना ही है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो ये जो रिफॉर्म्स थे इनको अपोज किया जाता है लीडर्स के द्वारा। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वही इन रिफॉर्म्स को अपोज कर रहे थे, वही नहीं चाह रहे थे कि ये चेंजेस गोर्बाचेव लेकर आए सिस्टम में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताओ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के, कि सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या। तो सबसे पहले बताना है कि ये जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन चल रही थी ये खत्म हो गई। ये जो लड़ाई चल रही थी किसके बीच में, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, ये जो कन्फ्रंटेशन चल रही थी बहुत दिन से, ये एंड हो गई। और जो पावर रिलेशंस थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज होने लग गए। अब लोग ज्यादा कोऑपरेशन की बात करने लग गए। द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक, जैसे ये सोवियत ब्लॉक खत्म हो जाता है तो होता क्या है, मेंट द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। इसकी वजह से बहुत सारी नई नई कंट्रीज इमर्ज होती हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मेनी न्यू प्लेयर्स इमर्जिंग। इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया जो कि इमर्ज हो रहे थे न्यू प्लेयर्स की तरह, ईच विद इट्स न्यू आइडेंटिटी। ये अपनी नई आइडेंटिटी को लेकर सामने आ रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई भी 3 मतलब आप उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको 6 मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने में। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शंस हुए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो थी उनके द्वारा फेस करी गई। चलो देखते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया साइज, आपको पता है ना इंडिया की कंट्री और इंडिया की डाइवर्सिटी उस टाइम पीरियड में भी और आज भी बहुत ज़्यादा रही है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स वाज अ वेरी ह्यूज एंड डिफिकल्ट टास्क, कि इलेक्टोरल रोल्स को बनाना, उसमें सबके नाम लिखना, ये इतना डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था उस टाइम पीरियड में कि इलेक्शन कमीशन के तो पसीने ही छूट गए थे फर्स्ट इलेक्शंस को कराने में। ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को ड्रॉ करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। इतनी बड़े साइज के लिए, इंडिया की इतनी लार्ज पॉपुलेशन और लार्ज एरिया के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, इसमें बहुत मुश्किलें आई। When the first draft of the rule was published, it was discovered, जब ये पहला जो रोल था ना, पहला जो इलेक्टोरल रोल था जिसमें सबके नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई थी, तो ऐसा डिस्कवर किया गया कि 40 लाख वुमेन के नेम जो है वो इंक्लूड ही नहीं किए गए। दे वर रजिस्टर्ड एज द नेम ऑफ फादर और अ सन। ठीक है, उनके बेटे के से या फिर उनके फादर के नेम से या फिर उनके हस्बैंड के नेम से उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको उनकी सेल्फ आइडेंटिटी के बेसिस पे तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैथ एक्सरसाइज। मैथ मीन्स कि बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज थी पहले जनरल इलेक्शंस को करवाना, और कोई भी इलेक्शन आज तक इस स्केल पे कभी भी किसी डेमोक्रेसी में वर्ल्ड में कभी कंडक्ट नहीं करवाया गया था जैसा इंडिया में होने जा रहा था। ओनली 15% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वर इलिटरेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये
कि ये जो पॉपुलेशन थी इंडिया के, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मात्र 15% लोग पढ़े लिखे थे जिनको समझ में आता था। तो इसीलिए इलेक्शंस कराने का तरीका इतना इजी होना चाहिए था कि हर एक इंसान, वेदर ही इज़ लिटरेट और इलिटरेट, वेदर शी इज़ लिटरेट और इलिटरेट, वो एटलीस्ट वोट कास्ट करने तो जा ही सके, है ना, उसको प्रोसेस तो समझ में आए। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये ऐसा करवाना। इट वॉज द फर्स्ट, therefore the election commission had to think some special method for voting, कि एक स्पेशल मेथड सोचना पड़ेगा हमें जिससे वोटिंग करवाई जाए तो ज़्यादा डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े। इट वॉज द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा बिग टेस्ट था इन अ पुअर इलिटरेट कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे टास्क था। द इलेक्शन कमीशन हैड टू ट्रेन ओवर 3 लाख ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन को 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करना पड़ा, पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाने हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। अब हमने यहाँ तक तो कर लिए हैं अभी क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाली जो हमारी सीरीज़ रहेगी वो, जो कि पेपर लीक सीरीज़ का 3rd एपिसोड रहेगी, उसमें इसको कवर करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करो, अच्छी तरीके से मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। पढ़ते रहो बिकॉज वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट, अब बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो अभी जितनी भी जान है उतनी झोंक दो, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि ये जो 90+ का या 95+ का, इवन 100 मार्क्स का ये जो टारगेट है ना, इसको अचीव करना चाहते हो तो अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो, अगर आपको लगा कि यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।